हेलो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर नंबर 9 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, कूलॉम्ब्स लॉ। तो आइए देखते हैं कूलॉम्ब्स लॉ। कूलॉम्ब जी ने मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F बराबर G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो कूलॉम्ब्स ने मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को रूल को फॉलो करते हुए उन्होंने इलेक्ट्रिकल एनालॉग का यूज करते हुए उन्होंने दो चार्जों के बीच एक फोर्स तैयार कर दिया जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और उस लॉ को उन्होंने अपने नाम के आधार पर रख दिया जिसे कूलॉम्ब्स लॉ कहते हैं। ठीक, कूलॉम्ब्स लॉ कहते हैं। तो कूलॉम्ब्स लॉ बच्चों इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलॉम्ब्स लॉ भी बोलते हैं। इनका पूरा नाम चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम्ब है। चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम्ब है। इन्होंने ये लॉ अराउंड 1785 के आसपास इन्होंने तैयार किया। ठीक, तो उन्होंने ये देखा अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज है यानी लाइट चार्ज हैं, तो बताइए ये जो फोर्स होंगे वो कैसे होंगे, रिपल्सन का होंगे, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे, कार्य करेंगे। अगर हमारे पास दो नेगेटिव लाइट चार्जेस हैं तो वो भी क्या करेंगे, बाहर की ओर एक्ट करेंगे यानी रिपल करेंगे। और हम कहें अगर हमारे पास अनलाइट चार्ज हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे की ओर एक्ट करेंगे यानी अट्रैक्ट करेंगे। तो इन चार्ज को देखते हुए हमें तो डायरेक्शन पता चल गया। अब इसके मैग्नीट्यूड का क्या? तो मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए कूलॉम्ब्स ने अपना ये रूल दिया। तो चलिए कुछ बातें और देखता हूं। अगर मैं कहूं इसका फोर्स F1 है, इसका भी F1 है, इसका F2 है, इसका भी F2 है, इसका F3 है और इसका भी F3 है, तो जो फोर्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। अगर मैं कहूं यहां का जो चार्ज है 1 माइक्रोकूलम हो जाए, यहां 3 माइक्रोकूलम हो जाए, तो चार्ज की मैग्नीट्यूड बदलता जाए फिर भी एक दूसरे पर फोर्स नहीं बदलेगा, फोर्स वही रहेगा, चार्ज कुछ भी हो, चाहे जितना डिफरेंस हो जाए चार्ज में। तो आपने देखा कि इसका फोर्स नहीं बदलेगा, इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा सेम होगा, इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो भी सेम होगा। सारे कंडीशन में यही चीज फॉलो होगा। ठीक, तो चलिए अब हम देखते हैं। तो हम कूलॉम्ब्स में ये फोर्स हम डिराइव करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यही फोर्स कूलॉम्ब ने डिराइव किए हैं। ठीक, तो चलिए इस फोर्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट बताते हैं, तब हम इसको डिराइव करते हैं। ठीक, चलिए। तो उन्होंने ये बताया द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is always acting along the line joining to center of चार्जेस। तो उन्होंने पहला पॉइंट ये बताया जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दोनों चार्जों को मिलाने वाली लाइन के ही एलांग लगेगा, इधर लगेगा या तो इधर लगेगा। अगर अपोजिट चार्ज होगा तो क्या करेगा, इधर लगेगा और इधर लगेगा, यानी ये ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, मतलब चार्ज के एलांग ही लगेगा। ठीक, एक बात हो गई। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर, द साइज ऑफ
charged body is very small against the distance between two charges, 2 point charges। तो जो चार्ज बॉडी की जो साइज होगी वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी वो क्या होना चाहिए, बहुत स्मॉल होना चाहिए। जो चार्ज है वो हमारा वो क्या होना चाहिए, बहुत स्मॉल होना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि जो कूलॉम्स लॉ है इट इज ओनली अप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। ये पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल है, बड़े चार्जों के लिए अप्लीकेबल नहीं है। अभी वो भी सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो अच्छा यहां पे मैं बता ही देता हूं, ठीक। चलिए नेक्स्ट नंबर बताता हूं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, बताइए, ये इसीलिए इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। इतनी बात। चलिए आगे बताता हूं। अच्छा आप ये चीज देखिएगा, अगर मैं 2 चार्ज लूंगा, 2 चार्ज अगर मैं लिया तो बताइए, अगर चार्ज के बीच जो फोर्स हमारा लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, लेकिन इसका खुद का अपना मास होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक। तो अब देखिए प्रोटॉन के लिए जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो 10⁻36 टाइम्स ऑफ क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रॉन के लिए होगा Fe will be equal to 10⁻43 Fg, यानी ये ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻43 टाइम्स ज्यादा होगा। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच जो हमारा फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻39 Fg, यानी ओवरऑल आप ये कह सकते हैं जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वेरी वेरी ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से ये क्या होगा, बहुत ज्यादा, बहुत ही स्ट्रांग होगा, ठीक। इतनी बात हो गई, हटा दूं। चलिए बच्चों एक बात और, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो फ्री स्पेस में मैक्सिमम होता है। कहां मैक्सिमम होता है, फ्री स्पेस में मैक्सिमम होता है, यानी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मैक्सिमम इन फ्री स्पेस। कोई आपसे पूछे कि जो फोर्स होता है हमारा फोर्स मैक्सिमम कहां होगा, तो आप बताइए कि फ्री स्पेस में होता है। चलिए हमने ये भी जाना। अब हम ये जानते हैं कि ये पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल होता है और बिगर चार्ज के लिए अप्लीकेबल क्यों नहीं होता है, ठीक। तो देखते हैं। अच्छा ये हमारा पॉइंट चार्ज है, ठीक। इसके बीच की डिस्टेंस, सेंटर से बीच की डिस्टेंस r है, यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक। जब पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट मतलब पॉइंट, हर जगह चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखता है, ठीक। लेकिन अगर मेरे पास क्या हो जाए, बड़ा चार्ज मिल जाए, अगर बड़ा चार्ज मिल जाए फिर भी हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करना है, तो आप क्या करिए पता है, डिस्टेंस इतनी इंक्रीज कर दीजिए कि यहां से इसको देखने पर वो क्या लगे, पॉइंट ले, और इधर से देखने पर ये चार्ज कैसा दिखे, पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करे, तब कूलॉम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। और अब बड़े चार्ज के लिए अप्लीकेबल क्यों नहीं होता, जब पास रखे हों तो अप्लीकेबल क्यों नहीं होता, वो देखिए।
अगर मैं कहूं ये चार्ज स्फीयर है, ये यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो अपने से सोचिए कि इसके पास देखिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो ये रिपल्सन की वजह से ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, वो क्या करेंगे, ये स्फीरिकल बॉडी के क्या करते हैं, दूर वाले सरफेस पर चले जाएंगे, दूर वाले सरफेस पे चले जाएंगे। अभी तक तो जो हमारा डिस्टेंस था इतना ही था, अब क्या करेंगे बताइए, हम यहां से लेंगे ना, इसकी डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी इस सरफेस से बढ़ जाएगी। पहले हमारी डिस्टेंस कितनी थी, ये थी, अब कितनी हो गई, 8। देखिए इतना बढ़ गया। आप जानते जब ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, यह इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर, जब डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स हमारा क्या हो गया, कम हो गया, ठीक, कम हो गया ना। अच्छा, अब इसी तरीके से जो अपोजिट चार्ज की बात करता हूं, अगर इस पर प्लस प्लस है, इस पर नेगेटिव नेगेटिव है, इसके बीच की डिस्टेंस आर है। अब बताइए पॉजिटिव नेगेटिव के वो अट्रैक्शन के कारण ये सारे चार्ज अपनी ओर खींच लेंगे, यानी पास वाले सरफेस की ओर क्या कर लेंगे, बुला लेंगे, ये नेगेटिव भी इधर आ जाएगा। अब बताइए यहां क्या होगा, आप देख रहे हैं यही सरफेस तो है हमारा, अब डिस्टेंस क्या हो गई, घट गई। इसका मतलब कि हमारा डिस्टेंस क्या हो गया, ये डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, अगर ये घट गया तो फोर्स क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। यानी ओवरऑल आप ये कह सकते हैं, अगर स्टार्टिंग में जो पॉइंट चार्ज है उसके बीच की डिस्टेंस फिक्स होनी चाहिए। यहां क्या चार्ज बॉडी है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, पास रख रहे हैं तो इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो वेरी कर जा रहा है, इसलिए बिगर चार्जेस के लिए कूलॉम्स लॉ हमारा अप्लीकेबल नहीं है, ठीक। चलिए इतनी बात हो गई। अब चलिए कूलॉम का स्टेटमेंट देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ electrostatic force is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square distance between them। स्टेटमेंट देख लीजिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। हटाऊं, देख लिए ना। चलिए अब इनके स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो अभी मैं स्केलर फॉर्म बता रहा हूं, डायरेक्शन की बात नहीं करूंगा। ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है Q1 और ये पॉइंट चार्ज है क्या, Q2 है। इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है हमारा। यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, जब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी जब जो चार्ज है, अगर चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी तो फोर्स ऑलरेडी बढ़ जाएगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। एंड सेकंड नंबर इन्होंने ये बताया था, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये देखिए, अगर मैं कहूं ये दो चीज है, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का ये मतलब, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो अगर ये घट गया तो ये बढ़ जाएगा। ऐसे देखिए, अगर आप क्या करते हैं, अपने घर में हैं, आप और अपने पेरेंट्स के बीच हैं घर में, तो आप और आपके पेरेंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होगी, तो फोर्स स्ट्रांग होगा। और भाई आप इधर उधर के काम घर पे रह के नहीं कर सकते। जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं, डिस्टेंस बढ़ती जाती है आप और आपके पेरेंट्स के बीच, और हमारा फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
जब फोर्स कम हो जाता है तो क्या करते हैं, हम कुछ भी काम कर सकते हैं, कोई देख थोड़ी ना रहा है। ठीक, बस वैसे। तो अच्छा, अब देखिए, तो आपने ये देखा, अगर मैं नए फोर्स की बात करूं r डैश स्क्वायर, अगर यहां मैं कह दूं कि हमारा r डैश 2r हो गया, तो यहां मैं रखूं, ये अगर रखूं 2r स्क्वायर करूं तो कितना हो जाएगा बताएंगे, 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर। दिस इज व्हाट, ये क्या है, एफ है, यानी मैंने r को 2 टाइम्स किया तो फोर्स क्या हो जाएगा, पहले का 1/4 हो गया। अगर मैं कहूं r डैश क्या कहूं 3r करूं तो फिर बताइए क्या हो जाएगा, एफ डैश 1 बाई कितना 9r स्क्वायर, ये क्या है 4/9। अगर मैं कहूं r कितना हो गया, r/2 हो गया, तो बिना सॉल्व किए बताइए कितना हो जाएगा, 4f हो जाएगा। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है ना। ठीक, चलिए एक बात और जब इन दोनों के बीच आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये f है और हमारा ये r है, जैसे जैसे r, देखिए जैसे जैसे r बढ़ेगा फोर्स घटती जाएगी और r घटता जाएगा फोर्स बढ़ता जाएगा। ये f इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर। समझ में आया? चलिए अब आता आगे करते हैं। तो आफ्टर कंबाइंड बोथ इक्वेशन 1 and 2, तो बताइए एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। जब यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटता तो एक कांस्टेंट आता है Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, यह स्मॉल के होगा, वेयर स्मॉल के कूलॉम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, या कूलॉम कांस्टेंट है, जो इसकी वैल्यू होती है 8.9875517 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलॉम स्क्वायर। अगर हम इसको प्रिसाइज करके लिखें और एक्यूरेट वैल्यू लिखें तो कितना 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है। ठीक, और इसकी एक वैल्यू और होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, इतना होता है। और एक चीज और, जो हमारा k है इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम, यह मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है। कहां पे डिपेंड करता है, मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है। और ये फोर्स आया है किसके लिए, फॉर किसके लिए है, फॉर वैक्यूम के लिए है, फॉर वैक्यूम के लिए। ठीक, यहां तक बात समझ में आई होगी। ठीक, चलिए तो अब देखिए हम ओवरऑल अब क्या लिख सकते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसे मैं क्या लिख सकता हूं, F विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई कितना r स्क्वायर। यही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोई पूछे तो आप इससे बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, अच्छा वेयर ये क्या, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये यूनिट में कैसे लिख दिया अभी खुद निकलवाऊंगा मैं। ठीक, तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ये बात हो गई ना। चलिए अब मैं एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा, मैं ये बताना चाहूंगा एप्सिलॉन है क्या। तो देखिए गौर से देखिएगा, एप्सिलॉन जो होता है, अगर मैं हिंदी में बात करूं, इसे पारगम्यता कहते हैं, पारगम्यता कहते हैं, और अंग्रेजी में परमिटिविटी।
परमिटिविटी, मीडियम को पार करने वाले, मीडियम को पार करने वाले, पार करने वाले को पारगम्यता कहते हैं, पारगम्यता कहते हैं। जो मीडियम को पार कर जाए उसी को पारगम्यता कहते हैं। ठीक, अच्छा, अब ये है क्या? मीडियम को पार करने वाले को पारगम्यता कहते हैं। जिस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में ओस, जिसे कोहरा कहते हैं, ड्यू, ड्यू कहिए, ओस कहिए, कोहरा कहिए, जब पड़ता है तो जैसे जैसे कोहरा बढ़ता जाता है हमारे सन की जो रेज है हमारे तक पहुंच नहीं पाती, यानी कोहरा बढ़ता गया। कोहरा क्या? एक मीडियम है, यानी रेस को रोकने वाले, इसको भी कहते हैं पार करने वाले या रोकने वाले को। ठीक है ना? तो रेस को रोकने का काम कौन कर रहा है? कोहरा कर रहा है। कोहरा मतलब ओस, ड्यू जो है वो कार्य कर रहा है। तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा रेस कम होता जाएगा। इसी तरीके जैसे परमिटिविटी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी, और जैसे कोहरा कम होता जाएगा रेस धीरे धीरे पास करती जाएंगी। ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती जाएंगी? पास होती जाएंगी। यानी आप ये कह सकते हैं ये अपसारण, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये समझना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करने के लिए यही डिसाइड करता है। अगर ये मीडियम कम हो गया तो फील्ड क्या करेगा? ज्यादा पास करेगा। अगर ये ज्यादा हो गया तो ये कम पास करेगा। ठीक, चलो अब मैं यूनिट की बात करता हूं। यूनिट ऑफ के हटाऊं, चलिए बारी बारी से बात करता हूं। यूनिट ऑफ के, तो देखिए, we know that F will be equals to K Q1 Q2 by R square. K will be equals to F R square by Q1 Q2. Unit of K, unit of F, unit of R square by unit of Q1 into Q2. तो यूनिट ऑफ K न्यूटन होगा इसका फोर्स का, इसका मीटर स्क्वायर, इसका कूलाम, कूलाम दो बार कूलाम स्क्वायर। तो हमारे पास यूनिट मिल गई, यूनिट ऑफ के न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। चलिए इसकी डायमेंशन निकाल लेता हूं। डायमेंशन ऑफ के की डायमेंशन, वी नो दैट के विल बी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई Q1 Q2। अब देखिए डाइम ऑफ के, डायमेंशन ऑफ एफ, डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर बाई डायमेंशन ऑफ Q1 Q2। तो इसका बताइए MLT माइनस 2 होता है, इसका क्या होता है? L2 होता है। ठीक, अब Q बराबर IT होता है तो इसका A हो जाएगा, इसका T हो जाएगा, AT और AT। ठीक, चलिए हम इसे कंबाइन करता हूं। ML3 T माइनस 2, ये ऊपर ले चलता 2 टाइम्स ये है, या T माइनस 2 हो जाएगा, A माइनस 2 हो जाएगा। ये तो सब 11 पढ़े जानते हैं आप। ML3 T पावर माइनस 4 A पावर माइनस 2। ये डायमेंशन आप क्या है? K है। आपने देखा, इसे आप हल्के में ना लीजिएगा क्योंकि कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लेता है। ठीक है ना? चलिए हटा दूं, के की बात हो गई। अब अपसालन की यूनिट की बात करूंगा मैं। यूनिट ऑफ अपसालन, वी नो दैट के बराबर 1/4 पाई अपसालन, अपसालन विल बी इक्वल टू 1/4 पाई के। यूनिट ऑफ अपसालन नॉट, यूनिट ऑफ के कितना हो जाएगा? 1 बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम स्क्वायर, पहले से जानता हूं। यूनिट ऑफ अपसालन नॉट कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, अच्छा मिल गया। डायमेंशन ऑफ अपसालन,
we know that k will be equals to 1 upon 4 pi epsilon will be equals to 1 upon 4 pi k. तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट 1 बाई डायमेंशन ऑफ के, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन होता नहीं है तो इसकी निकाल चुके हैं आप, ml3 t माइनस 4 a माइनस 2, इसे मैं ऊपर ले चलता हूं, m माइनस 1 l पावर माइनस 3 t पर पावर 4 a पर पावर 2, ये डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन हो गया। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायमेंशन, देख लीजिए कहीं गलत तो नहीं है। अच्छा, अब कैलकुलेशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, we know that k will be equals to 1 upon 4 pi epsilon naught, epsilon will be equals to 4 pi k, ये इधर चला आया, epsilon will be equals to 1 upon 4 pi 9 into 10 the power 9 पहले से जानते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर इसकी होती है यूनिट। epsilon will be equals to 1 upon 4 pi epsilon 9 into 10 the power 9 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, इसे जब हम कैलकुलेट करते हैं 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर प्लस न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आप कहेंगे आप डायरेक्ट कैसे लिख देते हैं? अरे यार करोड़ों बार यही पढ़ाना पड़ता है तो लिख नहीं दूंगा। ठीक, तो यहां तक था यूनिट डायमेंशन एंड कैलकुलेशन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, और हम नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लेकर आएंगे। ठीक है ना, तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।